कहानी की शुरुआत 10 अप्रैल 2013 से होती है, जहां हमें रात के ठीक 3 बजे दुनिया की सबसे कीमती कैश वैन दिखाई जाती है। ये कीमती इसीलिए है क्योंकि ये वैन रात के गहरे सन्नाटे के बीच अपने कंटेनर में 36,000 करोड़ का कैश लेकर चल रही है। क्योंकि सुबह तक इन्हें ये सारा पैसा अमेरिका के फेडरल बैंक में जमा करना है, इसलिए इस कैश वैन में 4 गार्ड बैठे थे, 2 आगे और 2 पीछे। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद इन लोगों की एक छोटी गलती की वजह से ये इवेंट इतिहास की सबसे खतरनाक रॉबरी बन जाती है। थोड़ी ही देर बाद ये कैश वैन आकर एक सुपरमार्केट के बाहर रुकती है। माहौल पूरी तरह शांत होता है। गाड़ी में मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर ही बैठे रहते हैं एंड बाकी 2 गार्ड अंदर जाते हैं ताकि एक कप कॉफी लेकर खुद को थोड़ा तरोताजा कर सकें, क्योंकि पूरी रात की ड्यूटी के बाद उनकी हालत थकी हुई होती है। ठीक उसी समय एक काली रंग की कार भी धीरे से वहां आकर रुकती है, लेकिन उस पर किसी का खास ध्यान नहीं जाता। जब दोनों गार्ड कॉफी लेकर आराम से बाहर निकलते हैं, तभी अचानक हालात पलट जाते हैं। एक काले कपड़ों में नकाब पहने आदमी उन पर सीधे बंदूक तान देता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उसी गैंग के बाकी साथी भी दूसरी दिशा से तेजी से वहां पहुंच जाते हैं और दोनों गार्ड पूरी तरह घिर जाते हैं। उधर कैश वैन के अंदर बैठा ड्राइवर जब ये सब देखता है तो बिना समय गंवाए तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। लुटेरे उसे जोर जोर से धमकाते हैं कि तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाए, वरना वे जबरदस्ती करेंगे और हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन ड्राइवर को लगता है कि ये लोग सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं और शायद किसी को मारने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए वह उनकी बात मानने से इनकार कर देता है और अपनी जगह पर बैठा रहता है। तभी लुटेरे अपने असली इरादे दिखाते हैं। वे एक पावरफुल ड्रिल मशीन निकालते हैं और कैश वैन के बुलेट प्रूफ कांच में छेद करना शुरू कर देते हैं। कांच में छेद करने के बाद वे उसमें एक मजबूत रस्सी फंसाते हैं और उस रस्सी को अपनी कार से जोड़ देते हैं। जैसे ही कार आगे बढ़ती है, पूरी ताकत के साथ कैश वैन का आगे का कांच एक ही झटके में खींचकर निकाल दिया जाता है, जिससे ड्राइवर पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिल चुकी होती है और कई पुलिस गाड़ियां तेजी से उस जगह की ओर बढ़ रही होती हैं। लेकिन लुटेरे इस स्थिति के लिए पहले से तैयार रहते हैं। उनका एक हैकर साथी दूर बैठकर पुलिस की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि कई पुलिस वाहन एक साथ मौके की तरफ बढ़ रहे हैं, वह तुरंत अपने साथियों को अलर्ट कर देता है। समय कम होने की वजह से लुटेरे जल्दीबाजी में कैश वैन के पीछे वाले दरवाजे पर एक बम लगा देते हैं और बिना देर किए उसे उड़ा देते हैं। धमाका इतना जोरदार होता है कि दरवाजा तुरंत खुल जाता है और अंदर मौजूद दूसरा गार्ड इस विस्फोट से बुरी तरह घायल होकर बेबस हो जाता है। उसके पास खुद को बचाने की ताकत तक नहीं बचती। लुटेरे ये देखने की भी कोशिश नहीं करते कि अंदर कोई जिंदा है या नहीं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ अपने मिशन को जल्दी पूरा करने पर होता है। तभी अचानक पुलिस सायरन की तेज आवाज पास आने लगती है। एक पुलिस कार सबसे पहले वहां पहुंचती है, लेकिन लुटेरे किसी भी तरह की बातचीत या चेतावनी का मौका नहीं देते और तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनकी फायरिंग इतनी भारी और खतरनाक होती है कि पुलिस कार में बैठे दोनों अधिकारी मौके पर ही मारे जाते हैं। कुछ ही सेकंड में दूसरी पुलिस गाड़ियां भी वहां पहुंच जाती हैं और दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। ये लुटेरे साफ तौर पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं। भले ही इस मुठभेड़ में उनका एक साथी मारा जाता है, लेकिन उनकी लड़ाई की क्षमता बेहद खतरनाक होती है। वे बिना घबराए लगातार जवाबी हमला करते हैं और पुलिस के कई लोगों को घायल कर देते हैं। हालात पूरी तरह युद्ध जैसे हो जाते हैं। अंत में जब वे वहां से निकलने का फैसला करते हैं तो जाते जाते एक स्मोक बम फेंकते हैं, जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाता है और किसी को कुछ साफ दिखाई नहीं देता। इस मौके का फायदा उठाकर वे तेजी से कैश वैन और अपनी काली कार में बैठते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस दौरान और भी पुलिस गाड़ियां उस इलाके की तरफ बढ़ रही होती हैं, लेकिन उनका हैकर साथी लगातार उन्हें रास्ता दिखाता रहता है और पुलिस से बचने के लिए सही दिशा देता है। दोनों गाड़ियां तेजी से एयरपोर्ट के पास बने एक टनल में घुसती हैं। वहां से निकलने के बाद वे मेन रोड छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं ताकि उनका पीछा करना और मुश्किल हो जाए। पूरी रात की भागदौड़ के बाद आखिरकार सुबह होने से पहले ही वे बिना किसी बड़े खतरे के एक पहले से तय किए गए गोदाम तक पहुंच जाते हैं। गोदाम में पहुंचकर वे अपने सारे हथियार और सामान उतारते हैं। इस गैंग का लीडर अमन अपने एक भरोसेमंद आदमी दांतों को आदेश देता है कि वह वापस घटनास्थल पर जाए और पता लगाए कि इस केस की जांच किसके हाथ में गई है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक साधारण लूट का नहीं है। उन्होंने कई लोगों की जान ली है और अगर यह केस किसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम तक पहुंच गया तो उनके लिए हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। जैसा कि अमन को शक था, वैसा ही होता है। यह घटना इतनी बड़ी होती है कि सीधे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। टीम लीडर निक अपने कुछ खास और भरोसेमंद लोगों के साथ इस केस की जिम्मेदारी संभालता है, जबकि बाकी लोकल पुलिस उनकी मदद में लग जाती है। जांच की जिम्मेदारी संभालते ही टीम लीडर निक मौके पर पहुंचता है।
उसके एक साथी उसे बताता है कि इस गोलीबारी में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और 6 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। निक आसपास के माहौल को ध्यान से देखता है और पूरे घटनास्थल का बारीकी से विश्लेषण करने लगता है। वह समझ जाता है कि ये कोई साधारण गैंग का काम नहीं है, बल्कि ये लोग अच्छी ट्रेनिंग लिए हुए हैं। लेकिन एक बात निक को लगातार परेशान कर रही होती है। इतनी बड़ी प्लानिंग और इतनी खतरनाक कार्रवाई के बावजूद उन्होंने जिस कैश वैन को लूटा वो खाली थी, उसमें कोई पैसा ही नहीं था। और सबसे अजीब बात ये थी कि सुपरमार्केट के मालिक को भी उन्होंने जिंदा छोड़ दिया, जबकि आमतौर पर ऐसे मामलों में गवाहों को खत्म कर दिया जाता है। ये सारी बातें इस केस को और ज्यादा उलझा देती हैं। इसी दौरान जब निक और उसकी टीम घटनास्थल की जांच कर रही होती है, तब दूर खड़ा दांतो एक मिड लॉन्ग रेंज कैमरे से उनकी तस्वीरें ले रहा होता है और बाद में ये तस्वीरें अमन तक पहुंचा देता है। जैसे ही अमन तस्वीरों में निक को देखता है, वह तुरंत इंटरनेट पर उसकी जानकारी निकालता है और उसे पता चलता है कि निक कोई आम पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वो बड़े बड़े केस सुलझाने के लिए जाना जाता है। उसकी पहचान काफी मजबूत है। उधर दूसरी तरफ निक भी अपनी जांच शुरू कर देता है। वह समझ जाता है कि लुटेरों को कैश वैन की मूवमेंट और टाइमिंग के बारे में पहले से पूरी जानकारी थी और उन्होंने रास्ते में घात लगाकर हमला किया था, जिससे साफ है कि अंदर से कोई ना कोई उनकी मदद कर रहा था। और लॉस एंजल्स जैसे शहर में इतनी बड़ी गोलीबारी करने की हिम्मत हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए शक की लिस्ट बहुत छोटी होती है। इसी लिस्ट में एक नाम अमन का भी आता है, जो करीब 8 महीने पहले ही जेल से पैरोल पर बाहर आया था। इस सुराग के आधार पर निक एक बार में पहुंचता है, जहां उसे एक वेटर मिलता है जिसका नाम डॉनी होता है और वही डॉनी अमन की गैंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। निक चालाकी से उससे सवाल जवाब करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉनी भी कम नहीं होता। वो सब समझते हुए भी अनजान बनने का नाटक करता है और कुछ भी साफ साफ नहीं बताता। उसे लगता है कि निक अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा और बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी होता है। जब डॉनी अपनी शिफ्ट खत्म करके बाहर निकलता है, तभी अचानक निक वहां पहुंच जाता है और बिना किसी चेतावनी के उसे इलेक्ट्रिक शॉकर से बेहोश कर देता है। जब डॉनी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब से माहौल में पाता है। उसके आसपास कई लड़के लड़कियां होते हैं और ये पूरा माहौल किसी पुलिस स्टेशन जैसा बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि किसी गुंडों के अड्डे जैसा लगता है। निक और उसकी टीम का रवैया भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कानून के दायरे से बाहर काम करने वाले लोग हों। डॉनी अब भी खुद को बचाने की कोशिश करता है और कुछ भी मानने से इनकार करता है, लेकिन निक सीधे उसके सामने एक फोटो रख देता है जिसमें वो और अमन एक साथ सड़क पर दिख रहे होते हैं। लेकिन डॉनी फिर भी जिद पर अड्डा रहता है और कोई जानकारी देने को तैयार नहीं होता। इस पर निक का सब्र टूट जाता है और वो बेहद क्रूर तरीके से उसका गला दबाकर उसे डराता है। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि डॉनी आखिरकार टूट जाता है और सच बोलने को तैयार हो जाता है। वो मान लेता है कि उसने पिछली रात की लूट में हिस्सा लिया था, लेकिन वो सिर्फ एक ड्राइवर था। उसे न तो कोई हथियार दिया गया था और न ही उसे ये बताया गया था कि असल में वो लोग एक खाली कैश वैन को क्यों लूट रहे हैं। उसे सिर्फ इतना पता था कि अमन और उसके साथी सभी रिटायर्ड मिलिट्री के लोग हैं। अमन को उसके ड्राइविंग स्किल के बारे में पता चला था, इसलिए उसने उसे बाहर से उठाकर अपने साथ जोड़ लिया और पैसे कमाने के लालच में डॉनी ने भी बिना ज्यादा सोचे इस काम के लिए हाँ कर दी। डॉनी जो कुछ जानता था वो सब बता देता है। इसके बाद निक उसे ज्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन उससे एक नई शर्त रखता है। अब उसे पुलिस के लिए अंडरकवर काम करना होगा, यानी गैंग के बीच रहकर उनकी जानकारी देता रहेगा। डॉनी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता, इसलिए वो मजबूरी में हाँ कर देता है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि अब वो दोनों तरफ से फंस चुका है। न तो वो गैंग को धोखा दे सकता है और न ही पुलिस से बच सकता है। अब उसके लिए हर कदम बहुत सोच समझकर रखना जरूरी हो गया था। डॉनी के पास अचानक अमन का फोन आता है और वह उसे तुरंत बाहर मिलने के लिए बुलाता है। जब दोनों मिलते हैं तो इस बार अमन उसे अपने अगले बड़े प्लान के बारे में बताता है। उसका नया निशाना एक साधारण बैंक नहीं, बल्कि एक ऐसा फेडरल बैंक होता है जो खास तौर पर बाकी बैंकों के पैसे को संभालने का काम करता है। अमन डॉनी को समझाता है कि अमेरिका में लगभग हर 48 मिनट में एक बैंक डकैती होती है, लेकिन यह फेडरल बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे आज तक कोई लूट नहीं पाया है। इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि इसके आसपास की हर सड़क पर साउंड और इमेज डिटेक्शन सिस्टम लगे हुए हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति बैंक के अंदर कदम रखता है, सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम तुरंत उसकी पूरी जानकारी स्कैन कर लेता है। यहाँ तक कि अगर उस पर कोई पुराना जुर्माना भी बकाया है तो वो भी सामने आ जाता है। अमन आगे बताता है कि बैंक का असली काम नीचे के फ्लोर पर होता है, जहां कैश वैन आकर पैसे के बॉक्स उतारती हैं। बैंक के अंदर अरबों डॉलर की नकदी मौजूद होती है और हर एक नोट का सीरियल नंबर रिकॉर्ड में दर्ज होता है।
जब दूसरे बैंकों से पैसे यहाँ लाए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी गिनती होती है, फिर नए और पुराने नोट अलग किए जाते हैं। पुराने नोटों के सीरियल नंबर डेटाबेस से हटा दिए जाते हैं और फिर उन्हें मशीनों से पीस कर खत्म कर दिया जाता है। हर दिन करीब 300 मिलियन डॉलर के पुराने नोट पाउडर बना दिए जाते हैं और फिर एक कचरा कंपनी उन्हें उठाकर ले जाती है। यहीं से अमन का असली प्लान शुरू होता है। वह डॉनी को बताता है कि उनका टारगेट बैंक के अंदर रखे पैसे नहीं है, बल्कि वो पुराने नोट हैं जिनके सीरियल नंबर पहले ही हटा दिए गए होते हैं। यानी अगर वे उन नोटों को मशीन में जाने से पहले चुरा लेते हैं तो उन्हें कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच सीधे अंदर जाना नामुमकिन है। इसलिए अमन ने पहले जो खाली कैश वैन लूटी थी वो उसी प्लान का हिस्सा थी। वह उसी कैश वैन का इस्तेमाल करके बैंक के अंडरग्राउंड एंट्री से अंदर घुसने का रास्ता बनाने वाला था। उधर निक भी अपनी जांच में पीछे नहीं था। वह धीरे धीरे अमन के गैंग के बाकी सदस्यों की जानकारी निकाल लेता है। उसे पता चलता है कि ये सभी लोग किसी न किसी रूप में आर्मी से जुड़े हुए थे। कोई एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट था, कोई मरीन का हिस्सा रह चुका था, तो कोई असली जंग के मैदान में लड़ चुका था। इससे निक को समझ आता है कि ये कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल और बेहद खतरनाक लोग हैं। लेकिन एक बात उसे राहत देती है, इन लोगों ने सुपरमार्केट के मालिक को नहीं मारा था, जिससे ये साफ होता है कि ये बेगुनाह लोगों को मारने में यकीन नहीं रखते। अब प्लान के अगले हिस्से में डॉनी को एक डिलीवरी बॉय का काम दिया जाता है। उसे एक फूड डिलीवरी की नौकरी पर लगाया जाता है ताकि वह बिना शक पैदा किए बैंक के अंदर जा सके। एक दिन वह 2 बड़े बैग में खाना लेकर फेडरल बैंक पहुंचता है। अंदर जाने से पहले उसे 2 सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है और उसकी पहचान भी वेरीफाई की जाती है। डॉनी का रिकॉर्ड साफ सुथरा होने की वजह से उसे अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन के बाद उसे एक टेम्पररी एक्सेस कार्ड दिया जाता है, लेकिन उसकी एंट्री सिर्फ दूसरे फ्लोर के डाइनिंग एरिया तक ही सीमित होती है। डॉनी अंदर जाकर एक कर्मचारी को खाना देता है और यह सब देखकर दूर बैठा अमन संतुष्ट हो जाता है कि उसका प्लान सही दिशा में जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ निक भी उस पर नजर रख रहा होता है। उसे शक होता है कि जो आदमी पहले बार में काम करता था वो अचानक बैंक के पास डिलीवरी क्यों कर रहा है। डॉनी जानबूझकर कुछ भी ऐसा नहीं करता जिससे वो शक के घेरे में आए। एक दिन जब अमन और उसकी टीम एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे होते हैं, तभी अचानक निक वहां पहुंच जाता है। वो बिना झिझक उनके टेबल के पास आकर बैठ जाता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं कहता। यह एक तरह का साइलेंट वॉर होता है, जहां दोनों सिर्फ एक दूसरे को परख रहे होते हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद अमन के मन में शक पैदा हो जाता है कि कहीं डॉनी पुलिस के लिए काम तो नहीं कर रहा। जब वे वापस अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं तो अमन डॉनी पर बंदूक तान देता है और बाकी लोग भी उसे शक की नजर से देखने लगते हैं। डॉनी